यह साथियों, अभी हम देखते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या है। वे लिगेंड जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मतलब CFSE का मान कम होता है उसे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। ये उदाहरण है जैसे F-, Cl-, Br- आदि। उसी प्रकार प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है, तो वे लिगेंड जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मतलब CFSE का मान अधिक होता है उसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे Cl-, NH3 आदि। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इन दोनों की परिभाषा तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द आया CFSE, इस CFSE का मतलब क्या होता है और साथ में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड कैसे काम करता है, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं ताकि एक्चुअल में CFSE आपको पता चल जाए और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड ये किसी संकुल के अंदर कैसे काम करते हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो देखते हैं सबसे पहले CFSE को, जिसको हमने कहा था क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, या इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। अब देखो, जब हमने CFT पढ़ा था तो CFT में हमने देखा था कि जो डी कक्षक होता है वो डी कक्षक जब लिगेंड के पथ में आता है तो वो दो ऊर्जा तलों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन से दो ऊर्जा तल है? EG और T2G। ये दो ऊर्जा तलों में डी कक्षक विभक्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विपाटन यानी स्प्लिटिंग कहते हैं। तो ये कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, मतलब डी कक्षक का दो ऊर्जा तलों में लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन। क्यों? क्योंकि डी कक्षक लिगेंड के पथ में आता है तब जाके उसका विपाटन होता है, तो उसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्योंकि ये जो बात आई है ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से आई है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का जो बिंदु है उसमें इस बात को हमने पढ़ा था, और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से आने के कारण इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कह दिया। और EG और T2G ये दो ऊर्जा तल है या ऊर्जा के लेवल है, इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको डेल O से, वो मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकीय है, से दर्शाते हैं। इस ऊर्जा को यानी डेल O, इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, और डेल O को ही हम CFSE से दर्शाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो डी कक्षक है, ये डी कक्षक दो ऊर्जा तलों में बढ़ता है, EG और T2G। उसमें से T2G की ऊर्जा जो है डी कक्षक से अधिक होती है और EG की ऊर्जा डी कक्षक से कम होती है। और T2G के अंतर्गत आता है dxy, dyz, dxz, और EG के अंतर्गत आता है dx² - y² और dz²। तो इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको कहते हैं डेल O, और इसी को कहते हैं CFSE। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या CFSE। तो ये होती है एक्चुअल में CFSE। अब हम ये देखते हैं कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, इसके लिए CFSE का मान कम होता है, हमने परिभाषा में पढ़ा। तो CFSE का मान कम होने से होता क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं पहले। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जैसे F- है, इसके लिए CFSE का मान कम होने के कारण ये युग्मन नहीं करा पाता इलेक्ट्रॉनों का। इसके इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाता, यानी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े नहीं बना पाता। जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही वो रखे रहते। ये उदाहरण हमने लिया FeCN6 4- में F- दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो कैसे निकालेंगे, देखो Fe को हम x मान लेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है +6, फ्लोरीन पे -1 होता है बराबर, इस पर जो चार्ज है वो -4, x ± -6 बराबर -4, x बराबर -6, पक्षांतरण करेंगे तो ये -4 और पक्षांतरण करेंगे तो ये +6, हल करेंगे तो ये आएगा x बराबर +2। +2 आने का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण संख्या +2 आती, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऐसा कहा जाता है। अब ये जो Fe है
इसका परमाणु क्रमांक जो है 26 होता है, इसको बांटते हैं 2, 8, 14, 2 में। लेकिन Fe जो है वो इसके ऑक्सीकरण संख्या +2 है, +2 होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो Fe2+ होगा। त्यागेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो बचेगा 2, 8, 14। 2 को लिखेंगे 1s2, 8 को लिखेंगे 2s2, 2p6, 14 को लिखेंगे 3s2, 3p6, 3d6, 6 और 6 12 और 2 14। इसके बाद हम लिख सकते हैं 4s, 4p, 4d, इनमें 0, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, लेकिन लिख सकते। अब इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों में हम भर देते हैं। 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में हुंडे के नियम से 6 इलेक्ट्रॉन। हुंडे का नियम मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनाना प्रारंभ करते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है हुंडे के नियम से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और 4s, 4p, 4d ये रिक्त छोड़ देंगे। अब अगर हमको इस आयन को बनाना है FeF6 4- को, तो जो आप जानते हैं कि F- जो है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, जिसके कारण ये Fe2+ के जो D कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का ये युग्मन नहीं करता। मतलब F के जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इनको छोड़कर जो बची है जगह उधर जाएंगे। अब 6 फ्लोरीन हैं, तो एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि ये एक तरह से लिगेंड है, दाता परमाणु है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करता है केंद्रीय धातु परमाणु को। दूसरे फ्लोरीन के तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन अकेले हैं ये इलेक्ट्रॉन जगह पर ही रहते हैं, क्योंकि F- दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है और इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा सके, यानी इनके जोड़े नहीं बना पाता, ये जैसे वैसे ही रहते। तो आने वाले लिगेंड के इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में जाएंगे। अब 6 फ्लोरीन है तो 6 ऑर्बिटलों में भर दिए इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को, तो संकरण होगा sp3d2 संकरण। ठीक है, ये समझना बात। ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है F-। अब इसी Fe के साथ लेकर एक उदाहरण हम ले लेते हैं Cn का, क्योंकि Cn आप जानते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, जिसके कारण क्या करता है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इनके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराता है, जोड़े बना देता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया Cn- क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अब देखो ये Fe का इसलिए उदाहरण हमने लिया, Fe दोनों में इसलिए लिया समझाने के लिए आपको कि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। अगर हम डायरेक्ट यहाँ आते हैं तो इसमें जो 4 आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये Cn- क्या करेगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण, क्योंकि इसके लिए CFSC का मान अधिक होता है, तो ये इनका युग्मन करा देता है। मतलब ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं अब ये 2 कक्षकों में आ जाएंगे इस तरह से, और आने के बाद यहाँ 2 D कक्षक बचेंगे, तो 2 Cn के एक Cn के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, दूसरे Cn के इसमें आ जाएंगे, फिर बचे 4 Cn हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पर, और 4p में 3। तो यहाँ पर जो F है, F- से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड था तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं किया, लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। अब युग्मन करने से और Cn के इलेक्ट्रॉनों को दिखाने से यहाँ पर आप देखोगे तो संकरण कौन सा दिखेगा, इसमें 2 D आ गए, 1 S आ गया और 3 P आ गए। तो इसमें जो संकरण है वो D2sp3 है, जबकि इसमें sp3d2 संकरण था, इसमें होगा D2sp3 संकरण। बस थोड़ा सा आपको, अब आप कहेंगे कि सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड ऐसा करता है? तो आपको एक काम करना पड़ेगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और जब आपको याद हो जाएंगे तो आप ये बड़ी आसानी से कर पाएंगे, और संकरण को दिखाने में भी इससे आपको मदद मिलेगी। तो ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड के मैंने आपको काम बता दिया कि ये कैसे काम करता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। अब देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है प्रश्न, अगला प्रश्न बैंक का प्रश्न है, निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। नाम आपको दिया है, इसका सूत्र बनाना है।
जैसे पहला दिया टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो टेट्रा एमीन का मतलब 4 एमीन, टेट्रा मतलब 4, डाई एक्वा मतलब जल, 2 एक्वा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट आप जानते हैं बड़े कोष्टक के जस्ट बाद आता है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इसको आपको बड़े कोष्टक के जब शुरू होता है उसके बाद ही लिखना पड़ेगा। तो CONH3 4H2O होल ट्वाइस। फिर ये बता रहा है कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3rd है और क्लोराइड है, तो उपसंयोजन मंडल बंद करने के बाद हम लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है, मतलब Cl लिखेंगे। तो टेट्रा एमीन मतलब 4 एमीन, डाई एक्वा मतलब 2 जल, कोबाल्ट मतलब CO, थर्ड मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ये वो बता रहा है, रोमन अंक में लिखी जाती है, और क्लोराइड मतलब Cl। अब हमारा यहाँ एक ही काम बचा है कि Cl कितने लेना है, लिखा तो नहीं है यहाँ पर। जो ऋणावेश होता है बाद का, बड़े कोष्टक के बाद का या बड़े कोष्टक के पहले जो धनावेश होता है उसकी संख्या लिखी नहीं जाती नाम लिखते समय, तो कैसे पता चले हमको। तो इसके लिए देखो, जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको दी है 3 + 4, NH3 उदासीन लिगेंड है 0 + 2, H2O उदासीन लिगेंड है 0 + Cl के निकालना है x बराबर 0। इसको हल करेंगे तो ये होगा 3 + ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो बचेगा x बराबर 0, तो x बराबर आएगा -3। तो माइनस ये दर्शाता है कि Cl पे माइनस होता है, लेकिन 3 ये दर्शा रहा है कि यहाँ 3 आएगा, ठीक है, 3 ये दर्शा रहा है कि यहाँ 3 आएगा, और माइनस ये बताएगा कि Cl पे माइनस होता है। उसके बाद अगला है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड। पोटेशियम बोला तो K, फिर बड़ा ब्रैकेट, टेट्रासाइनो मतलब 4 CN, निकेलेट मतलब निकिल, डी ब्लॉक का तत्व है, केंद्रीय धातु परमाणु है, बड़े कोष्टक की जस्ट बाद आएगा। तो पोटेशियम टेट्रासाइनो मतलब 4 CN, निकेलेट मतलब निकिल, और निकिल की ऑक्सीकरण संख्या है 2 यानी कि +2। तो ये हो गया। अब हमको कैसे पता चले कि पोटेशियम कितना आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़े कोष्टक के पहले और बाद में जो होता है उसकी संख्या IUPAC नाम लिखते समय लिखी नहीं जाती। तो निकालने का तरीका यही, पोटेशियम कितना है ये निकालना, उसको x मान लो, प्लस निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 2 दी है, प्लस CN 4 है और CN पे होगा -1 बराबर 0, तो x + 2 ± -4 बराबर 0, x -2 बराबर 0 और x बराबर +2। तो प्लस ये दर्शा रहा है कि पोटेशियम पे प्लस होता है, और 2 ये दर्शा रहा है कि पोटेशियम 2 लेना है। इस तरह से K2NiCN4 इसका फार्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा। अब है प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो, इसको उदाहरण से आप समझ लीजिए तो उससे परिभाषा बनाने में आपको आसानी होगी। पहली बात तो यह है कि ये जो प्रभावी परमाणु संख्या है हमको पढ़ना है उपसहसंयोजी यौगिकों के लिए, संकुल यौगिकों के लिए, या कहना चाहिए कि समन्वयन यौगिकों के लिए पढ़ना है। तो ये संकुल यौगिक है या उपसहसंयोजी यौगिक है। उस उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु Fe है। अगर हम इस Fe के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालते हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका क्या है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केंद्रीय धातु परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे हम निकाल लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो, Fe जो है इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, मतलब इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देख लेते हैं क्या जो Fe है उस Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में है या 0 है, कितनी है वो देख लेते हैं। तो निकालने का तरीका, हमारे पास 4K है, 1 Fe है, 6 CN है बराबर 0, 4 पोटेशियम पे होता है +1, इसके ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस Fe की निकाल प्लस 6 CN पे -1 होता है बराबर 0, हल करेंगे तो ये +4 प्लस x ±-6 बराबर 0, x -6 + 4 तो ये होगा -2 बराबर 0, तो x बराबर +2, मतलब
+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो ये होगा 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास, Fe2+ के पास। तो केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उस केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उपसहसंयोजक बंध बनने में लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ Cn एक लिगेंड है, एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उपसहसंयोजी बंध बनने के फलस्वरूप लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल परिभाषा है। यहाँ 26 - 2 करने का मतलब यह है कि Fe के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 है, लेकिन इसके ऑक्सीकरण संख्या +2 होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो होंगे 24, और प्लस एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड के पास 12, तो ये हो जाएगा 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा 36, जो कि अक्रिय गैस क्रिप्टॉन के जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न बैंक के बचे हुए प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।